हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 21वीं सीरीज हल करने वाले हैं। 20 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, लगभग 500 प्रश्न आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। और इसके अलावा भी देखिए, ग्रुप में करीब 20 सीरीज यानी कि 2000 प्रश्न आपको, जो हमारा सीरीज वाला ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी 2000 प्रश्न यानी कि 20 सीरीज 100 क्वेश्चन की आप लोगों को पीडीएफ दी गई वहां पर। तो 2000 प्रश्न वो हो गए, 500 प्रश्न ये हो गए, और कभी आपको जो है 10-15 सीरीज अभी आपको और मिल जाएंगी परीक्षा तक। ठीक है, तो इसको आप लोग हर कल हल करिए, करते रहिएगा। तो इस तरीके से करीब आपको 3000 3,500 प्रश्न उपलब्ध हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो मुझे लगता है कि पूरे साल भर के करंट में इतने प्रश्न बनाना मतलब ठीक है, और मतलब इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समझिए 2,500-3,000 प्रश्न बहुत होते हैं और उनकी व्याख्या आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने से हो जाना चाहिए। बाकी मैं और देख रहा हूँ, जो भी मुझे पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, तो उनका हम आपको यहाँ पर वीडियो बना देते हैं। और ये जो सीरीज है इसमें मतलब पूरे साल भर का मिक्सअप है, यानी कि जहाँ से भी हमको लगता है कि ये प्रश्न छूट रहा है या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएगा, ये कुछ फैक्ट ऐसा है, तो उसको हम वीडियो में डाल देते हैं, यानी कि उसका प्रश्न बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मान के चलिए कि हमको मिल रहा है, और इसी को आपको पढ़ना है अच्छे से। और मुझे लगता है कि इससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इस सीरीज वाले ग्रुप में आप लोग जुड़े ही हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, संपर्क कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, तो आप लोग भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सीरीज और नोट्स वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के वीरमणि, के अशोक, के फडणवीस या फिर कांताबाई? बताएं। और आंसर आपका है के वीरमणि। के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। बेसिकली महाराष्ट्र का पुरस्कार है ये, तो वहां पर ये दिया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? क्रीमाली आगा, अभय सिंह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर प्रसन्नजीत? और आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के सुपर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से, ये ग्लोब सॉकर पुरस्कार कई सारे होते हैं, तो इसमें जो रोनाल्डो को मिला है वो है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार, इनको मिला है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगर आपको पता है तो बताइए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये मतलब किस खेल से संबंधित है, अगर आपको पता है। हालांकि इसमें लिखा ही है तो आप तो बता ही देंगे, फुटबॉल से संबंधित हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। खैर, तो आप लोग देख के बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान का एक शब्द बदल दिया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिर कनाडा? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने नए साल पर अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति क्या है? फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया, यानी कि यहाँ पर यंग के स्थान पर वन कर दिया है। ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द भी पूछा जा सकता है और देश भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है, तो यहाँ पर यंग के स्थान पर वन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने जनवरी 2021 में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या फिर यमन? आंसर आपका पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारतीय द्विपक्षीय समझौते के तहत 30 वर्षों से हर साल परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है, यानी कि मतलब जो भारत और पाकिस्तान है, तो मतलब हमारे जो कितने यहाँ क्या बम है, जो भी मतलब मिसाइलें हैं, तो इनकी सबकी जानकारी जो है हम एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान भारत को देता है, भारत पाकिस्तान को देता है।
उसका उद्देश्य यही है कि हम जो एक दूसरे के जो परमाणु संस्थान या ठिकाने हैं उन पर हमला ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी? और आंसर आपका है 4 जनवरी को। तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। तो ये जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? टिम बर्नर्स-ली, जेफ बेजोस, लुइस या फिर जिनमैन? आंसर आपका हो जाएगा जेफ बेजोस। तो अमेजन के संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस। 201 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क को द्वितीय स्थान मिला है और भारत के मुकेश अंबानी जी को उसमें लिस्ट में 12वें स्थान पर रखा गया, उनको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अमेजन जो आप शॉपिंग वगैरह करते देखिए कितनी बड़ी कंपनी है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 4 जनवरी 2021 को बेला तूफान के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? ब्रिटेन, नॉर्वे, देखिए नॉर्वे 2 बार ब्रैकेट में आ गया है, फ्रांस। और आंसर आपका यहाँ पर फ्रांस है। तो बेला तूफान ने फ्रांस और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इस दौरान तेज हवा व बारिश हुई। इसी समय ब्रिटेन ने हवा से देश की 90% बिजली का उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। सोचिए मतलब कि तूफान आया और यह जो है, लेकिन वही ना कि कैसे कि आपदा को अवसर में बदल लिया है ना। कहीं कहावत है ना कि कैसे आपदा को आप अवसर में बदलें। तो मतलब आया तो तूफान था, लेकिन उसने क्या किया कि अपने सारे जो भी उसके विंड प्लांट थे तो उनको एकदम एक्टिवेट कर दिया। और मतलब समझिए कि पूरी जो देश की 90% तक बिजली फ्रांस ने मतलब इसी तूफान से बना ली। चूंकि तेज हवाएं चल रही होंगी, बढ़िया अच्छे से एकदम बिजली बन रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल, पंजाब, गोवा या फिर तमिलनाडु? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केरल। तो जनवरी 2021 में कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच केरल ने भी बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो राजस्थान, एमपी और यूपी में हाई अलर्ट है और केरल में ये इतने ज़्यादा है कि राज्य ने वहाँ पर इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है? पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर मालदीव? बताएं आंसर क्या होगा। और आंसर आपका भारत यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्लाई बिग एयरलाइंस भारत में शुरू हुई है। इसका संचालन मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है। इसकी पहली उड़ान इंदौर से जबलपुर के बीच हुई है। फ्लाईविग एयरलाइंस की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट इंदौर से अहमदाबाद के बीच 3 जनवरी को हुई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी पहली उड़ान मतलब कि टेस्टिंग उड़ान तो इंदौर से जबलपुर के बीच हुई थी, लेकिन जो कॉमर्शियल उड़ान हुई है पहली फ्लाइट है तो वो इंदौर से अहमदाबाद के बीच हुई। ध्यान रखिए यहाँ पर दोनों अंतर है। इंदौर से जबलपुर ये टेस्टिंग फ्लाइट मतलब उड़ान थी, और इंदौर से अहमदाबाद ये जो है कॉमर्शियल फ्लाइट थी, वो 3 जनवरी को हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? पाविल पोलुसाक, क्लेयर पोलुसाक, अमीन शेख या फिर महानीवा? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्लेयर पोलुसाक। व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जाने वाले पुरुषों के टेस्ट मैच की अंपायरिंग क्लेयर पोलुसाक ने की है। क्लेयर पोलुसाक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में रही हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2021 में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? बताइए।
205, 212, 210 या फिर 214 देशों में। और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 210। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार 210 देशों में 1,34,00,000 NRI हैं। यह प्रवासी दिवस के अवसर के समय 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी और 2021 में प्रवासी दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान। तो ये थीम है और जो भारत के लोग हैं वो विश्व के लगभग 210 देशों में रहते हैं और जो NRI यानी कि प्रवासी भारतीयों की संख्या है वो करीब 1,34,00,000 के आसपास है। ये विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है 9 जनवरी की। क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख में केंद्र सरकार ने किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? चेनाब, रावी, सतलज या फिर सिंधु? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। तो लद्दाख सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं लद्दाख के कारगिल और लेह जिलों में स्थापित होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जनवरी 2021 को भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर असम? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। तो कर्नाटक के मांड्या जिले में लगभग 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है। यह स्रोत मांड्या के मारलागाला अल्लापटना क्षेत्र में, ये जगह वहाँ पर जहाँ पर ये मिला है। तो मांड्या जिले में कोई मतलब पहाड़ी वाड़ी या कुछ ऐसा क्षेत्र पड़ता होगा, मारलागाला अल्लापटना, यहाँ पर मिला है। तो जो लिथियम का प्रयोग होता है आप जानते हैं बैटरी बनाने में, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, जो बैटरियाँ बनती हैं, आईपैड हो, आईफोन हो, इनकी सबकी बैटरी लिथियम से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर विधायकों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? संदीप जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, या गुड्डू जमाली या फिर अहमद जमाली? और यहाँ पर आपका सही आंसर है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। 2022 चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार आजमगढ़ के मुबारकपुर के बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। ये आजमगढ़ एक जिला पड़ता है पूर्वी यूपी में, तो वहाँ पर एक मुबारकपुर विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। तो इनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, सबसे अमीर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने जो है किस राज्य को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया है। और ये आपका क्यूबा है, राज्य बल्कि नहीं देश कह सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र में फिर से शामिल कर दिया है। यानी कि ये जो क्यूबा, ये पहले तो शामिल था आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र में, फिर ये बाहर हो गया, लेकिन अमेरिका ने इसको फिर से शामिल कर दिया है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ। अमेरिका में इस सूची को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में शामिल देश किसी भी प्रकार से अमेरिका की मदद नहीं पा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, अमेरिका की सहायता नहीं, अमेरिका नहीं करेगा। तो क्यूबा को इसने फिर से आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र की सूची में शामिल कर दिया है। तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर असम? आंसर आपका यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का उद्देश्य दिल्ली स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों की दिल्ली स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों की भाषा शिक्षण क्षमता बढ़ाकर उत्कृष्ट पढ़ाई सुनिश्चित करना है। यानी कि उनके लिए थोड़ा सा जो भाषा और मतलब अच्छी हो, सहज हो, आसान हो, और हम बच्चों को सिखाने के लिए मतलब वो सूटेबल होनी चाहिए। तो इसलिए मतलब टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? असम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर त्रिपुरा। और आंसर आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आरंभ किया गया है। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज जनवरी 2021 में कहाँ की गई है? सुमात्रा, बाली, जावा या फिर इंडोनेशिया। आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इंडोनेशिया पुरातत्वविदों के अनुसार एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पहले की जंगली सुअर, वाइल्ड पिग यानी जंगली सुअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है। यह पेंटिंग सुलावेसी द्वीप में मिली है, यानी कि इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, तो वहां पर ये पेंटिंग मिली है। किसकी है? जंगली सुअर की है। 45,500 साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कॉच चैलेंज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? अमित शाह, अर्जुन मुंडा, अभिनव बिंद्रा या फिर अशोक लवासा। और आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य के लिए केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंज पुरस्कार दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया है। तो ये इनको दिया गया है, जनजाति मंत्रालय को। क्वेश्चन नंबर 20 अब आते हैं, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? असम, गुजरात, बिहार या फिर पंजाब। तो बताइए, असम, गुजरात, बिहार या पंजाब में से किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने पतंगबाजी, चूंकि आप जानते हैं गुजरात में पतंग मतलब बहुत उड़ाई जाती है, मतलब उत्सव भी होता है इसका एक, तो वहाँ पर पक्षी घायल हो जाते थे, मर जाते थे। तो उनके इससे कोई घायल हो गया पक्षी, तो उनका इलाज कराने के लिए, ताकि वो सही हो जाए, इसलिए करुणा अभियान चलाया गया है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030, 2040, 2050 या फिर 2060? व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। 2040 तक आंसर इसका। तो पेप्सिको ने 2040 तक शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य ऐसा है कि उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन व पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित करना है, यानी कि हम जितना भी कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं तो, और मतलब वो उसी अनुपात में हो जितना कि उस कार्बन को हमारा पर्यावरण संतुलित कर सके, न्यूट्रल कर सके। इसी को कहा गया शुद्ध शून्य उत्सर्जन। क्योंकि देखिए, कार्बन का उत्सर्जन तो होगा ही, लेकिन हम इतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन ना करें कि हमारा पर्यावरण उसको शुद्ध ना कर पाए, संतुलित ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में भी, वहाँ भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लो मोटर बाइक चलती है, गांव में लोग चूल्हे भी जलाते हैं या कई चीज़ों से, लेकिन गांव में इतने पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जंगल होते हैं कि वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत कम पोल्यूशन होता है, प्रदूषण ना के बराबर होता है। लेकिन शहरों में क्या है, शहरों में इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, पेड़ पौधे उतने हैं नहीं, पर्यावरण हमारा उतना अच्छा है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि शहरों में पर्यावरण की मात्रा ज़्यादा, यानी कि वो प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब इस तरह से जो है ये अभियान 2040 तक पेप्सिको ने शुरू किया है कि इसको इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो सके। क्वेश्चन नंबर 22, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात में आपकी नर्मदा नदी किनारे केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि पटेल साहब की जो स्टैच्यू बनी हुई है, तो उससे मतलब देश के विभिन्न भागों से लोग आ जा सकें, पर्यटन वहाँ पर कर सकें, घूम सकें, देख सकें। तो मतलब इसलिए जो है ये ट्रेनों को वहाँ से लिंक किया गया है कि मतलब वहाँ पर जो है कितनी लोग ट्रेन के माध्यम से आराम से आसानी से पहुँच सकें। तो कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं? 8 ट्रेनें चलाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, रीवा, चेन्नई, प्रतापगढ़, हजरत निजामुद्दीन को जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की है, ताकि देश के हर कोने से, हर शहर से, हर राज्य से, हर जिले से व्यक्ति वहां पर पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 23,
भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक या फिर केरल? दिल्ली में। तो दिसंबर 2020 में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में की गई है। मेजेंटा लाइन पर 38 किलोमीटर लंबी लाइन पर यह सेवा शुरू की गई है। मेजेंटा लाइन आपकी दिल्ली में है ना, तो वहीं पर ये एक जो है 38 किलोमीटर लंबी लाइन है। यहाँ पर जो मेट्रो चलेगी उसमें ड्राइवर नहीं होगा, बिल्कुल अपने आप ही चलेगी, ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2021 को किस राज्य ने भारत में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोलने की घोषणा की है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केरल। तो केरल के अलप्पुझा जिले में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, यानी इसको हिंदी में कहेंगे श्रम आंदोलन संग्रहालय। इस संग्रहालय में विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाया जाएगा, यानी कि जो विश्व में जो भी श्रम आंदोलन हुए हैं जहाँ जहाँ पर भी, तो उसमें चीज़ों को रखा जाएगा ताकि लोग जान सकें कि कहाँ पर कैसे हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। आप लोग तैयार हो जाइए इसका आंसर देने के लिए एकदम से। जनवरी 2021 में कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी से संबंधित है, जरूर पूछा जाएगा, यूपी का करंट भी है। बांदा, झांसी, ललितपुर या फिर लखनऊ, कहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव उद्घाटन हुआ था, कहाँ पर मनाया गया है? जल्दी से फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। और कौन देखिए आंसर सही देता है। आप लोग बहुत आंसर कम दे रहे हैं, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ये गलत बात देखिए, ठीक है। और इतनी अच्छी सीरीज आपको मिलती है भाई लोग, कमेंट तो कम से कम आप लोग कर दीजिए। बताइए जल्दी आंसर दीजिए कौन सा होगा। मैं 5 मिनट 5 सेकंड का आपको समय देता हूँ, या आप लोग वीडियो पॉज करके भी दे सकते हैं आंसर। और इसका सही आंसर आपका होगा झांसी। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन झांसी में हुआ है, इससे झांसी को नई पहचान मिली है। बुंदेलखंड का इलाका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन घर की छत से प्रारंभ किया गया, इसके बाद खेतों में रोपा गया है। तो लोगों ने घर की छतों पर ही इसको गमलों में या कहीं क्यारी बना करके लगाया था, लेकिन जब लगा कि नहीं इसको और अच्छा किया जा सकता है, तो इसके बाद इसको खेतों में लगा दिया गया। तो मतलब अच्छा खासा वहाँ पर उत्पादन हो रहा है झांसी में, ठीक है। चलिए ये थी आज की सीरीज, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मिलते फिर नई सीरीज में हम लोग। और आप लोग रिवीजन करते रहिए, पुरानी सीरीज भी देखते रहिए, और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अगली सीरीज मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।